तो मैं बता रहा था कि हम लोग जो है इसमें जो थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि जो उस थ्योरी वाले टॉपिक में सिलेबस में आपको बताया था, और सिलेबस जब आप लोगों को बताया था तो मैं बताया था कि जैसे जो थ्योरी वाला टॉपिक रखा गया है, एक तो अधिकार है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है। तो मैं आप लोगों को अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सब पढ़ाया था। अब इसमें हम लोग जो है लोकतंत्र पढ़ेंगे। तो ये जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले उसको मैं बताता हूं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो हम लोग डेमोक्रेसी का अर्थ समझेंगे कि डेमोक्रेसी जो हम लोग कहते हैं, तो उस डेमोक्रेसी कहते समय क्या दिमाग में आना चाहिए, तो इसका अर्थ। फिर इसके बाद मैं बताया कि डेमोक्रेसी से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं जो मिलाने को आता है, परिभाषा या कथन को समझना है। फिर इसके बाद डेमोक्रेसी के जो प्रकार हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र के प्रकार में एक तो जैसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र हम लोग कहते हैं, जिसको परंपरागत सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। परंपरागत सिद्धांत इसी प्रकार से जैसे अभिजनवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासिकल थ्योरी, एलिटिस्ट थ्योरी, और तीसरा होता है बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। बहुलवादी लोकतंत्र। चौथा हम लोग को पढ़ना है जैसे सहभागी लोकतंत्र, और अभी जैसे आप लोग पढ़ते हैं विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। विमर्शी लोकतंत्र, इस तरह से इसमें सिद्धांत है, इसको पढ़ना है। और फिर हम लोग को जो है इससे संबंधित जो तथ्य है, तथ्य तथा जो पुस्तकें हैं उस पर चर्चा करना है। क्योंकि जैसे मैकफर्सन का है, तो मैकफर्सन ने तमाम डेमोक्रेसी के बारे में बोला है, उसको अलग से भी मैं इसमें बता दूंगा तथ्य में। वर्तमान में जैसे कोई विचारक कुछ बोलता है तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी का अर्थ हम लोग समझते हैं। बनाइए। तो देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे पहले जो है वो हम लोगों को ये ऐसे समझिए कि डिमोस धन क्रेसिया, जैसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी में, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है डिमोस धन क्रेसिया,
डिमोस डेमोक्रेसिया यूनानी भाषा का शब्द है। डिमोस मतलब जनता, अक्रेसिया मतलब शक्ति। जनता की शक्ति पर आधारित जो व्यवस्था है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तब देखते हैं डिमोस मतलब लोग, जनता, और क्रेसिया मतलब शासन। तो ये जो लोग हैं, लोगों का शासन ये भी कहा जाता है। लोगों का शासन जो है डेमोक्रेसी है, लोगों की जो शक्ति है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जनता का जो शासन है वो लोकतंत्र है। अब यहां पे समझिए कि ये जो लोकतंत्र है इसको एक तो सीमित अर्थ होता है, एक इसका व्यापक अर्थ है। सीमित अर्थ में लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था के रूप में है। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं संसद है, जैसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका है, जैसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल है। जब इन सब चीजों की हम लोग बात करते हैं तो ये इसका सीमित अर्थ है। तो हम लोगों को लोकतंत्र को जो है सीमित अर्थ को ध्यान में नहीं रखना है, व्यापक अर्थ को ध्यान में रखना है। अब व्यापक अर्थ का मतलब यहां पर देख रहे हैं कि लोकतंत्र जो है राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, इसका मतलब यहां पर लोकतंत्र साधन के रूप में है। लोकतंत्र साधन के रूप में है। तो लोकतंत्र जब साधन के रूप में है तो सीमित अर्थ है। अब यहां व्यापक अर्थ में लोकतंत्र जो है वो देखा जाए तो साध्य के रूप में होता है। साध्य आब्लिक लक्ष्य आब्लिक उद्देश्य के रूप में। तो लोकतंत्र मान लीजिए कोई साध्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि साध्य लक्ष्य उद्देश्य की जहां पर बात होती है वहां मूल्यों की बात होती है। तो लोकतंत्र को जो है मूल्यात्मक अवधारणा, लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा, मूल्यात्मक अवधारणा है। और लोकतंत्र मूल्यात्मक अवधारणा है, इसका मतलब मूल्यों का समुच्चय है। मूल्यों का समुच्चय इसका मतलब जैसे आप लोग पढ़े थे अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो आपने मूल्य पढ़ा, इन मूल्यों का समुच्चय है। मूल्यों का समुच्चय है, सेट है, समूह है। जब ये मूल्यों का समुच्चय है तब देखते हैं इन मूल्यों का प्रयोग जो है समग्र व्यवस्था में किया जा सकता है। अब इन मूल्यों का प्रयोग समग्र व्यवस्था में किया जा सकता है, इसका प्रयोग समग्र व्यवस्था में किया जा सकता है। जब समग्र व्यवस्था में किया जा सकता है तो इसीलिए देखिए लोकतंत्र को हम लोग जो है, हम लोग का क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कह देते हैं आर्थिक लोकतंत्र, जैसे हम लोग कह देते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, जैसे हम लोग कह देते हैं सामाजिक लोकतंत्र, जैसे हम लोग कह देते हैं नैतिक लोकतंत्र। तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र के बहुत सारे स्वरूप दिखाई देते हैं। भाई आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था में इन मूल्यों का प्रयोग करके
अर्थव्यवस्था में इन मूल्यों का प्रयोग किया जाना, आर्थिक लोकतंत्र, भाई सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो, न्यूनतम वेतन मिले, आदि बातें। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब इन मूल्यों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था में होना चाहिए, संवैधानिक शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब कि लोग इन मूल्यों का प्रयोग जो है सामाजिक व्यवस्था में होना चाहिए। नैतिक लोकतंत्र का मतलब कि भाई इन मूल्यों का प्रयोग हम लोग जो है जीवन शैली के रूप में कर सकते हैं। देखिए भाई टीवी स्मिथ जो है, टीवी स्मिथ क्या कहता था? टीवी स्मिथ ने नैतिक लोकतंत्र की बात किया। टीवी स्मिथ उसने कहा कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है। तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में क्यों है? क्योंकि व्यक्ति यदि इन मूल्यों का प्रयोग कर ले, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, इन सब मूल्यों का प्रयोग यदि व्यक्ति कर ले तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो मजबूत हो सकता है। व्यक्ति में बहुत सारी व्यवस्थाएं आ सकती हैं और उन व्यवस्थाओं के कारण जो है व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकता है। जीवन अपने आप में जटिल है, कठिन है, बहुआयामी है। यदि व्यक्ति के भीतर ये सब मूल्य होंगे तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी जो है समस्या का समाधान कर सकता है। इन मूल्यों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, प्रासंगिक बना सकता है, अर्थपूर्ण बना सकता है, जीवन को सही मार्गदर्शन मिल सकता है। इसी संदर्भ में उसको जो है नैतिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि लोकतंत्र व्यापक अर्थ में कोई राजनीतिक प्रणाली नहीं है, एक जीवन पद्धति के रूप में है। लोकतंत्र जो है एक समग्र व्यवस्था के रूप में है। लोकतंत्र मूल्यों का समुच्चय है। लोकतंत्र एक प्रकार से समग्रता है, आदर्श प्राप्त करने की व्यवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम लोग को जैसे मैं बताया कि लोकतंत्र, जब हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे हम लोग कहते हैं कि एक तो होता है कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसे समझिए जैसे ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता स्वयं शासन करे, जनता स्वयं शासन करे। जनता स्वयं शासन करे तो यह संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में सामान्यतः संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये बताइए, भौगोलिक परिस्थिति जो भूगोल है, इतने बड़े बड़े देश हैं, जनसंख्या है, सब लोग एक जगह, बड़े बड़े देश हैं, जनसंख्या ज्यादा है, तो कैसे व्यवस्था बनेगा? परिवहन की भी समस्या है। इन सब समस्याओं के कारण जो है ये व्यवहार में नहीं चल सकता है। इसीलिए जो है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो व्यवहार में नहीं चल सकता, व्यवहार में
नहीं चल सकता। और ये ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है वो देखा जाए तो इसकी कुछ जो है इसके सार तत्व होते हैं। व्यवहार में नहीं चल सकता लेकिन इसका सार तत्व होता है। और इसका सार तत्व क्या है? इसका सार तत्व है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, पहले मैं लिखता हूं, आरंभण। आरंभण, आरंभण मतलब इनिशिएटिव। आरंभण, इनिशिएटिव। दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉल सिस्टम, इसको बोलते हैं प्रत्याहान। तीसरा होता है रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। फिर चौथा होता है प्लेम्बेसाइट, इसको भी जनमत संग्रह ही कहते हैं। एक होता है लैंड्सजीमेंडे, आप लोग के नोट्स पे सब लिखा भी हूं। विचार विमर्श करना। तो ये जो 5 विशेषताएं हैं, आरंभण मतलब होता है कि जनता पहल करती है, इसको पहल करना भी कह सकते हैं, इसको जो है पहल करना भी कह सकते हैं कि जनता की पहल पर कानून बनाया जाता है। प्रत्याहान मतलब प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। और ये रिफरेंडम का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह कराना। राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह। और लैंड्सजीमेंट, प्लेम्बेसाइट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह। और विचार विमर्श का मतलब होता है कि कोई समस्या है तो उस पर जो है आम जनता और जो प्रतिनिधि हैं ये लोग विचार विमर्श करें। तो स्विट्जरलैंड को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहते हैं। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि वहां जनता शासन करती है। स्विट्जरलैंड में ये जो 5 विशेषताएं हैं, ये 5 विशेषताएं स्विट्जरलैंड में पाई जाती हैं। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब कहीं नहीं पाया जाता है, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए अब कहीं नहीं पाया जाता है। और यहां पर यह केवल ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है इसलिए क्योंकि ये जो इसका सार तत्व है, ये जो 5 विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। अब जैसा समझिए, व्यवहार में नहीं चल सकता तो मैं बताया कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी को हम लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र वो है क्या चीज, यहां मैं बता देता हूं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन। अब प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का मतलब यहां जनता है, ये प्रतिनिधि हैं,
और ये सरकार है। जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और ये प्रतिनिधि सामान्यतः राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। और जो राजनीतिक दल जैसे बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है, और जो अल्पमत में आता है वह विपक्ष में बैठता है। यहां तक क्लियर। और जनता का समग्र प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद। और संसद में संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं। संसद में संसदीय जो प्रक्रियाएं चलती हैं, तो देखिए इन संसदीय प्रक्रियाओं में क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्नकाल है, जैसे समितियां हैं, जैसे प्रस्ताव है, संकल्प है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों के माध्यम से सरकार को नियंत्रित किया जाता है। सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। यही सभी देशों में वर्तमान में पाया जाता है। तो मैं बताया कि जो लोकतंत्र होता है, वो लोकतंत्र सामान्यतः क्या है कि लोकतंत्र एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र वर्तमान में चलता है। क्योंकि जो है सीधे जनता शासन नहीं करती। और अभी मैं आपको समझाया भी यहां पर कि सीधे जनता कैसे नहीं शासन करती है। अब यहां पर हम लोग जो है, मैं बताया कि लोकतंत्र के बारे में जो कथन है, उस कथन को हम लोग लिखेंगे। जो मुख्य मुख्य कथन है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। तो कुछ चलिए कथन। एक तो अब्राहम लिंकन का, जो आप लोग बार बार पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो यहां पे छोटे छोटे 8-10 कथन हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सीले के सामने लिखिए। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सेदारी होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। एक ही बात है, प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी आबलिक भाग होता है। इसी प्रकार से ब्राइस के सामने लिखिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होता है। समाज के सदस्यों में निहित होता है। डायसी
डायसी का लिखिए। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग, जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। शासक होता है। हरनसा का स्टेटमेंट लिखिए। इसका दो स्टेटमेंट है। नंबर 1, प्रजातंत्र, हरनसा, प्रजातंत्र केवल सरकार का ही स्वरूप नहीं बल्कि, प्रजातंत्र केवल सरकार का ही स्वरूप नहीं बल्कि वह राज्य तथा समाज का भी स्वरूप है। राज्य तथा समाज का भी स्वरूप है। नंबर 2, इसी का, हंसा का ही, लोकतंत्र केवल सरकार बनाने, लोकतंत्र केवल सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की ही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र केवल सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की ही व्यवस्था नहीं है। डैश डैश करके छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिएगा। 4-5 लाइन का है। हंसा, इसी प्रकार से जो है कुछ पुराने वाले हैं वो भी आता है। डायसी का आप लिख लिए। हाल, हाल के सामने लिखिए। लोकतंत्र राजनीतिक संगठन का, लोकतंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है, जिसमें जनता का नियंत्रण रहता है। फिर हीरोडोटस, हीरोडोटस के सामने लिखिए, या हीरोडोयन भी कहते हैं, एक ही बात। हीरोडोटस, प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है, प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता, जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। संपूर्ण समाज के हाथ में होती है। मैजनी, मैजनी का स्टेटमेंट लिखिए। सर्वश्रेष्ठ तथा, सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के नेतृत्व में, सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के नेतृत्व में सबके द्वारा सबकी प्रगति का नाम ही प्रजातंत्र है। सबके द्वारा सबकी प्रगति का नाम ही प्रजातंत्र है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये तो मान लीजिए परिभाषा हो गया। इसमें कुछ आलोचना का भी कथन आता है, तो भी बल्कि यहीं पर लिख लीजिए। आलोचना
का कथन 2 4 5 है, मैं लिखवा देता हूं। जैसे टेलीरैंड, टेलीरैंड के सामने लिखिए, प्रजातंत्र दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है। प्रजातंत्र दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है। H.G. वेल्स, लोकतंत्र सपनों का महल है। H.G. वेल्स के सामने लोकतंत्र सपनों का महल है। इस सब आलोचना का कथन ये भी आता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। तभी तो बताया, लोग 6 महीना पढ़ के जीआरएफ पास कर लेते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, और कितने लोग 4 साल तैयारी करते रहते हैं, होता ही नहीं। लोकतंत्र का कहानी नहीं पढ़ना, जितना कहानी पढ़ना होगा पढ़ा दूंगा। काम काम का चीज पढ़ना है, उसमें कुछ रटाई भी करनी पड़ेगी। H.G. वेल्स का हो गया। लेखिका, लेखी के सामने लिखिए, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसका संचालन, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसका संचालन अज्ञानी तथा दरिद्र लोगों के हाथ में होता है। अज्ञानी तथा दरिद्र लोगों के हाथ में होता है। अज्ञानी तथा दरिद्र लोगों के हाथ में होता है। ठीक है। देखिए, नेहरू साहब भी कहते थे, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं। नेहरू साहब का ही कथन है, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। और इसके जो है, जैसे आलोचना में मैं बताया, तो इसके महत्व पर भी, इसके महत्व पर कथन लिखिए, 4 5 वो भी लिखवाऊं। जैसे गेटल के सामने लिखिए, प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। फिर इसी प्रकार से CD वंश, उसके सामने लिखिए, लोकतंत्र शिक्षा की पद्धति है। लेकिन सबसे अच्छी शिक्षा आत्मशिक्षा है। लेकिन सबसे अच्छी शिक्षा आत्मशिक्षा है। एक CD वंश का ही लिखिए, सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं। सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशासन है। सबसे अच्छी शिक्षा स्वशासन है।
इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कथन सीडी वंश का जो है आता है। एक हाकिंग का भी लिखिए, हाकिंग का कथन लिखिए, लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। चेतन और उपचेतन मन की एकता है। जेएस मिल का भी लिखिए, जेएस मिल के सामने लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा, लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। एक लावेल का भी लिखिए, लावेल, लावेल के सामने लिखिए, वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो, वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो नैतिकता, आत्मबोध, आत्मबोध, नैतिकता, आत्मबोध तथा पवित्रता को बनाए रखती है, तथा पवित्रता को बनाए रखती है। चूंकि लोकतंत्र इन बातों को पूरा करता है, चूंकि लोकतंत्र इन बातों को पूरा करता है, अतः लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। अतः लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। ठीक है, तो ऐसे भी कथन आते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक और भी है, क्रोड का लिख लीजिए, तो क्रोड के सामने, लोकतंत्र भीड़ मनोविज्ञान है। लोकतंत्र भीड़ मनोविज्ञान है, भीड़ मनोविज्ञान है। लोकतंत्र भीड़ मनोविज्ञान है। ठीक है, ऐसे कथन आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं बता रहा था कि एक तो लोकतंत्र जो है वो देखा जाए तो लोकतंत्र की सामान्य विशेषता क्या है, हटी बनाई। लोकतंत्र की सामान्य विशेषता, ऐसे 8-10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए पूछेगा कि लोकतंत्र में क्या नहीं पाया जाता है, तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। भाई लोकतांत्रिक शासन का मूल लक्षण क्या है, सामान्य विशेषता का मतलब मूल लक्षण क्या है, क्या क्या बातें इसमें होनी चाहिए। सामान्य विशेषता या मूल लक्षण,
मूल लक्षण लिखिए 8-10। लोक प्रभुता में विश्वास, लोक प्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी जो रूसो कहता था, लोक प्रभुता में विश्वास। नंबर 2, लोक प्रभुता में विश्वास का मतलब जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। नंबर 2, निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव, निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव लिख देता हूं। निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव। नंबर 3, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार। इसी प्रकार से राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। इसी प्रकार से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। इसी प्रकार से उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। इसी प्रकार से सीमित तथा संवैधानिक सरकार, सीमित तथा संवैधानिक सरकार। इसी प्रकार से निष्पक्ष न्यायपालिका, ऐसे बस पॉइंट भी लिखिए, निष्पक्ष न्यायपालिका। फिर लिखिए निष्पक्ष न्यायपालिका के बाद विभिन्न दलों विभिन्न दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति। मानव विवेक में विश्वास, मानव विवेक में विश्वास, मानव विवेक में विश्वास। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि लोकतंत्र में सामान्यतः ये सब बातें होनी चाहिए। तो एक आप जो है एक देखा जाए तो जब कोई चीज आप करते हैं, प्रश्न जैसे टिक लगाते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक सामान्य विशेषता आपको यहां पर टिक लगाना है कि लोकतंत्र कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। और जब हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं बताया अभी कि हम लोग जो है जब इसमें पढ़ते हैं परंपरागत सिद्धांत, तो परंपरागत सिद्धांत जो होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते समय क्या दिमाग में आना चाहिए? लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत। अब समझिए, लोकतंत्र का जो परंपरागत सिद्धांत है, इसका विकास जो है उदारवादी परंपरा के तहत हुआ।
और अभी मैं बता रहा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए आया और ये माना गया कि भाई जनता प्रतिनिधि के माध्यम से, जनता स्वयं तो शासन कर नहीं सकती, प्रतिनिधि के माध्यम से ही जनता शासन कर सकती है। और अभी मैं बता रहा था कि प्रतिनिधि जो है जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं और जो संसद है वो जनता का समग्र प्रतिनिधित्व करती है। और संसद के भीतर अनेक संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं, संसद के भीतर अनेक संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं और उन संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सरकार को नियंत्रित किया जाता है। तो मैं बताया कि ये जो हम लोग शुरुआती दौर में जो जेएस मिल ने, बेंथम ने, इन लोगों ने जो विकास किया, भाई में कहते हैं कि जैसे लेवियाथन है उसमें भी देखिए शुरू किया गया, लाक ने भी बताया। तो जो क्लासिकी सिद्धांत है इसके जैसे समर्थक भी लिख सकते हैं कि शुरुआती दौर वाले जितने विचारक हैं, जेफरसन, मेडिसन, बेंथम, जेएस मिल, हाबहाउस, लास्की, इस तरह के जो विचारक हैं, तो आप देख रहे हैं कि मॉन्टेस्क्यू 18वीं सदी में जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फिर आप देखते हैं कि कुछ जेएस मिल ने विकास किया, लास्की का भी योगदान रहा 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। इन लोगों ने जो है इस सिद्धांत का विकास किया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपको केवल विशेषता इसका जानना है, इसमें क्या क्या बातें हैं। क्योंकि वो मान लीजिए ऐसे मिलाने देता है, ऐसे लिखता है कि लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको वो बात जानना पड़ेगा कि क्या क्या ये चीज माना जाता है इसमें। नंबर एक, इस व्यवस्था में बहुमत का शासन चलता है, अभी समझाया हूं। इस व्यवस्था में बहुमत का शासन चलता है, अर्थात जो दल बहुमत प्राप्त करता है, वही सरकार बनाता है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। और नंबर दो, लोक संप्रभुता में विश्वास। लोक संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी, लोक संप्रभुता में विश्वास अर्थात व्यक्ति राजनीतिक एवं तर्कसंगत प्राणी है, अतः शासन करने की शक्ति जनता के पास होनी चाहिए, और नंबर तीन, शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाए,
शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाए, क्योंकि शासन में जनता के भाग लेने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, इसी प्रकार से और भी लिखिए दो चार। अगला पॉइंट, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। पॉइंट पे लिख दीजिए, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। और लिखिए, जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। इसी प्रकार से जनता स्वयं अपने भाग्य की विधाता है। पीपुल आर मास्टर्स ऑफ देयर डेस्टिनी। जनता स्वयं अपने भाग्य की निर्माता है, विधाता है। अगला पॉइंट, जनता स्वयं अपने भाग्य की विधाता, अपने भाग्य की विधाता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए। सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये परंपरागत सिद्धांत है जो अभी मैं समझा रहा था, ये वाला। ये प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है। इसमें प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है, प्रतिनिधि सरकार बनाता है, और राजनीतिक दल के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है वो सरकार का गठन करता है, और यहां पर जो अल्पमत में आता है वो विपक्ष में बैठता है। जनता का समग्र प्रतिनिधित्व संसद करती है, और संसद में संसदीय प्रक्रिया चलती है। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल, समितियां, प्रस्ताव, संकल्प, ये सब जो चीजें हैं वो सरकार को नियंत्रित करने का ये सब तरीका है, और सरकार नियंत्रित होकर उत्तरदायी बनती है। ठीक है, इसमें मैं बताया कि लोकतंत्र का जो परंपरागत सिद्धांत है, तो आप लोगों को जैसे इसका महत्व है, समस्या है, कथन पढ़ लेना है। ऐसी चीज को हम लोग जब आईएएस में पढ़ते थे, इसका क्या महत्व है, क्या समस्या है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर नहीं। अब इसी तरह से लोकतंत्र का जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत नंबर 2,
यह अभिजनवादी सिद्धांत एक ही बात है। अभिजनवादी सिद्धांत एलिटिस्ट थ्योरी, एलिटिस्ट थ्योरी। तो ये जो एलिटिस्ट थ्योरी है, अब पहले इसको समझिए। ये जो एलिटिस्ट थ्योरी है, इसमें कहा जाता है, अब इसमें भी पहले समझना है, फिर इसका विशेषता लिखवा दूंगा। ये लोग कहते हैं कि समाज में असमानता है, समाज में असमानता है। समाज में असमानता है, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से असमानता है, स्वाभाविक रूप से असमानता है। और असमानता है तो यहां पर जो है दो चीजें हैं। कुछ लोग जो है वह समाज में अभिजन होते हैं, और दूसरी तरफ जो है मतलब एलीट क्लास, और कुछ जो है नॉन एलीट होते हैं, अभिजनेतर, अभिजनेतर। तो ये जो अभिजन वर्ग है, इस अभिजन वर्ग में भी दो तरह के अभिजन होते हैं। एक तो गवर्निंग एलीट होता है, गवर्निंग एलीट जो राजनीतिक प्रभाव रखता है, राजनीतिक प्रभाव रखता है। और दूसरा जो है नॉन गवर्निंग एलीट होता है, जो सामाजिक प्रभाव रखता है। सामाजिक प्रभाव रखता है। कुछ लोग इसमें से इसमें भी जाते रहते हैं, और यहां पर देखा जाए तो इसमें से भी कुछ लोग इधर चले जाते हैं। जो राजनीतिक प्रभाव नहीं होता तो सामाजिक प्रभाव। और ये जो अभिजनेतर है, ये बहुमत में होता है, और ये अल्पमत में होते हैं। ये शासित है, और ये शासक है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामाजिक प्रभाव का मतलब जैसे दबाव समूह है, हित समूह है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासक हैं, ये लोग। अब इसके समर्थक कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके समर्थक पैरेटो, मुस्का, पैरेटो, मुस्का, लासवेल, माइकल्स या मिचेल्स, एक ही बात है। मिचेल्स वही आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जिसकी पुस्तक है। मिचेल्स, सी राइट मिल, इसी प्रकार से सुम्पीटर, ये सब इसके समर्थक हैं। सुम्पीटर की जो किताब बहुत फेमस है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, लिख देता हूं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी।
ठीक है। अब एक दो चीज और आपको बताएं, जैसे ये पैरेटो है तो कभी कोई पूछता है गवर्निंग एलिट किसने शब्द दिया, यहीं पर लिखिएगा तो लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, रुकिए। ये जो है पैरेटो है, तो पैरेटो ने जो है गवर्निंग एलिट शब्द दिया है। गवर्निंग जो एलिट होता है, अंग्रेजी देख के ठीक लगाइएगा, उस पर कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। गवर्निंग एलिट, लासवेल, पॉलिटिकल पावर एलिट, मुस्का, पॉलिटिकल क्लास, या रूलिंग क्लास, रूल्ड क्लास, एक ही बात है। सी राइट मिल, सी राइट मिल ने जो टर्म दिया था पावर एलिट, दी पावर एलिट, देखिएगा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अल्पतंत्र का लौह नियम में बताया ही, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इसी को बोलते हैं अल्पतंत्र, अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अब जब ये समझ गए तो देखिए, ये जो सिद्धांत है, अब इसमें जो मूल मूल बातें हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसका विशेषता, अब लिख मूल बातें। देखिए, परंपरागत सिद्धांत के विरोध में आया है। परंपरागत सिद्धांत के विरोध में आया है क्यों? क्योंकि परंपरागत सिद्धांत जो है संख्या बल पे बल देता था, और यह सिद्धांत योग्यता बल देता है। नंबर एक, यह परंपरागत सिद्धांत का विरोध करके आया है। परंपरागत सिद्धांत का विरोध करके आया है। उल्लेखनीय है कि परंपरागत सिद्धांत संख्या बल पर बल देता था, जबकि यह योग्यता पर बल देता है, जबकि यह योग्यता पर बल देता है। जबकि यह योग्यता पर बल देता है। नंबर दो, ऐसे 5-7 बात जो मुख्य मुख्य है वो आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर दो, समाज में शासक और शासित दो वर्ग पाए जाते हैं। समाज में शासक और शासित दो वर्ग पाए जाते हैं। शासक वर्ग अल्पमत में होता है, शासक वर्ग अल्पमत में होता है और संगठित होता है, जबकि शासित वर्ग बहुसंख्यक तथा असंगठित होता है, बहुसंख्यक तथा असंगठित होता है। अगला पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक स्तर पर प्रत्यावर्तन होता है, सर्कुलेशन। राजनीतिक स्तर पर प्रत्यावर्तन होता है, मतलब एक दल शासन कर लिया, दूसरा दल, सब वही है, केवल हम लोग को लगता है। राजनीतिक स्तर पर प्रत्यावर्तन होता है क्योंकि लंबे समय तक शासन होने पर बदलाव अनिवार्य हो जाता है। लंबे समय तक शासन होने पर बदलाव अनिवार्य हो जाता है। नंबर 4,
यह सिद्धांत नेतृत्व की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत नेतृत्व की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। नेतृत्व की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि अभिजन वर्ग ही जनता की इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिजन वर्ग ही जनता की इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता है। व्यवस्था में संतुलन ला सकता है, ब्रैकेट में, क्योंकि वह योग्य है, क्योंकि वह योग्य है। ठीक है। और यहां पर एक दो स्टेटमेंट आता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे, वो तो खैर मैं आगे भी लिखवा दूंगा। एक माइकल्स का स्टेटमेंट है, वो लिख दीजिए। मिचेल्स या माइकल्स एक ही बात है। इतिहास की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां, इतिहास की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां समुद्र की लहरों के समान हैं। समुद्र की लहरों के समान हैं, जो समुद्र के निचले किनारे से टकराकर बिखर जाती हैं। जो समुद्र के निचले किनारे से टकराकर बिखर जाती हैं। ठीक है। तो ये जो है, इसमें आपको ये सब मैं बताया, पैरेटो मुस्का का सब लिखवा दिया। वो आता है मिलाने के लिए, उसको ध्यान रखना है। इसका एक सामान्य बात ध्यान रखना है बस। इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोग को केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लोकतंत्र का सिद्धांत मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए 4 लाइन। इसमें जो है, जो अभिजनवादी सिद्धांत है, वो अभिजनवादी सिद्धांत एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको 5 बात ध्यान रखना है कि यह योग्यता पर आधारित है। जो इलीट शब्द है वह इलिगेरा शब्द से बना है जी। इलिगेरी, इलिगेरी शब्द से बना है। इसका मतलब होता है सिलेक्शन बाय चॉइस। चयन के द्वारा चुनाव। तो लोग मानते हैं, अभी जैसे मैं समझा रहा था, कि ये जो है अभिजनवादी सिद्धांत समाज में असमानता को मानता है। ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज मैं बताया कि 2 तरह के जैसे वर्ग हैं, एक अभिजन वर्ग है, एक अभिजनेतर है, नॉन एलीट। अभिजन वर्ग के अलावा आम जनता, इसी को हम लोग आम जनता कह देते हैं। ये शासक हो गए। और तीसरा बात ध्यान रखना है, ये लोग कहते हैं कि भाई शासन करना क्या है, एक कला है और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। और अभिजन वर्ग योग्य है, शिक्षित है, वही शासन कर सकता है। और जनता के शासन की तुलना में जनता के लिए शासन पर ये लोग ज्यादा बल देते हैं कि जनता के लिए अच्छा शासन योग्य व्यक्ति कर सकता है। और अभी बताया कि नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार करते हैं। और नेतृत्व कौन कर सकता है? विशिष्ट वर्ग ही कर सकता है। ये लोग मानते हैं कि नीतियां बनाना जटिल कार्य होता है, केवल अनुभवी नेता विशिष्ट वर्ग ही नीति बना सकता है, वही स्थायित्व ला सकता है, वही संतुलन ला सकता है। और इसके समर्थक जन आंदोलन में विश्वास नहीं करते। ये लोग मानते हैं कि जनता का कार्य केवल जो है चुनाव के समय विशिष्ट वर्ग का चयन करना होता है, उनको बदलने तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बहुलवादी सिद्धांत इसके बाद पढ़ेंगे।